Good morning, students, once again. Okay, my dear students, today we are going to discuss about various discoveries related to the structure and composition of DNA. Okay, one by one, I will discuss the efforts of various scientists who made in the field of the discovery of the structure and composition of the DNA. The first credit goes to Frederick Mischer, as I mentioned earlier also. In 1869, he identified DNA as an acidic substance present in the nucleus, and he coined the term nuclein for it. This compound was later renamed as nucleic acids due to the acidic properties by Altman in 1899. यानी कि जो पहला क्रेडिट जाता है वो जाता है फ्रेडरिक मिशर को. In 1869, he discovered initially that there is an acidic substance which is present inside the nucleus, and he coined a term nuclein. And later on, Altman discovered that the properties of this substance nuclein are acidic in nature. ठीक है, and he coined the term nucleic acid for it, or he renamed it as nucleic acid. Now the second credit goes to Levene. In 1910, he found DNA to contain phosphoric acid as well as the deoxyribose sugar. यानी कि अगला क्रेडिट जाता है लेवने को, जिन्होंने 1910 में यानी 1910 में इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो डीएनए है, डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजीनियस सॉरी डीऑक्सीराइबोस शुगर भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो इनकी डिस्कवरी ये थी कि इन्होंने बताया कि डीएनए में न्यूक्लिक एसिड जो है वो उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड भी प्रेजेंट है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्रेडिट गोज़ टू एरविन चारगाफ, और इन्होंने तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया. इन्होंने चारगाफ रूल को प्रपोज किया. In 1950, he formulated important generalization on the basis and other contents of the DNA and called Chargaff rules. तो यानी एक जनरलाइजेशन बेसिस का इन्होंने किया, और उसके बेसिस पे इन्होंने एक रूल को प्रपोज किया, एक फार्मूला इन्होंने दिया जिसको कि हम चारगाफ रूल बोलते हैं. ठीक है. इट स्टेट्स दैट व्हाट इज चारगाफ रूल, एक्चुअली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. इट स्टेट्स दैट फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंस वी नो दैट कि डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और ए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है. इन अ डबल हेलिकल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द रेशियो बिटवीन एडेनिन ए, थाइमिन टी, ग्वानिन जी एंड साइटोसिन सी आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1. कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं इनका रेशियो क्या रहता है, इक्वल कांस्टेंट रहता है और 1 के इक्वल रहता है. यानी कि अगर इसको फॉर्मूलेटेड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इक्वल्स टू 1. ठीक है. इन द अदर वर्ड्स आई कैन से दैट किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, सिंस वी नो दैट एडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा, तो जितना नंबर आपका एडेनिन का होगा और थाइमिन का होगा उतना ही, जितना नंबर एडेनिन का होगा उतना ही नंबर थाइमिन का होगा. सिमिलरली जितना नंबर ग्वानिन का होगा उतना ही नंबर आपका साइटोसिन का भी होगा. अगर इनके बीच में रेशियो लिया जाए ए प्लस टी इक्वल्स टू जी प्लस सी लिया जाए तो इसकी जो वैल्यू आती है हमेशा 1 के इक्वल आती है. अगला क्रेडिट जो है वो क्रेडिट जाता है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक को. इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था. 1953 में इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, और इन्होंने बताया कि इन्होंने ही बताया कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. और इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने जो हेल्प ली वो ली एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा की, जो कि किसने तैयार किया था, मॉरिस विल्किंस और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने. सेम ईयर 1953 में इन्होंने एक डाटा दिया था एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से. तो उस डाटा का इन्होंने यूज़ किया वाटसन और क्रिक ने, और डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया. ठीक है. नाउ ऑन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल वाज द कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग. इट मीन्स if the sequence of bases in one strand is known, the sequence in other strand can be easily predicted. तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर ये था, इनका कहना ये था कि अगर हमें डीएनए के डबल स्टैंडर्ड, डीएनए से डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, अगर हमें डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस का अगर पता है तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं. ऐसा कैसे? क्योंकि पहला स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है और दूसरा स्ट्रैंड पहले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है. फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस, मैं आपको 3 सीक्वेंस बताऊंगा पहले स्ट्रैंड के, ए टी एन जी. तो मैंने कहा ना पहले का दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो दूसरा सीक्वेंस दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड होगा तो ए के अपोजिट हमेशा क्या आएगा, टी आएगा. ठीक है. और टी के अपोजिट क्या आएगा, ए आएगा. तो दूसरे वाले ए टी सी बोला था मैंने, तो आप याद रखेंगे ए के अपोजिट क्या आया, टी.
टी के अपोजिट क्या है ए, सी के अपोजिट क्या है जी। तो जो सीक्वेंसिंग बनेगी क्या बनेगी, टी ए जी बन गई दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंसिंग। तो यानी अगर आपको एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हैं, दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ़ यू विल ऑब्जर्व दिस वन फिगर हियर, तो आप देख लेंगे जी टी सी टी जी टी, यहाँ पे ए, ये पहले वाले स्ट्रैंड के सीक्वेंस है। तो जी के अपोजिट हमेशा सी आएगा, टी के अपोजिट हमेशा ए आएगा, सी के अपोजिट जी आएगा, टी के अपोजिट ए आएगा, जी के अपोजिट सी आएगा, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ऑटोमेटिकली ए हो गया। फिर सिमिलरली जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपको पता है तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे का सीक्वेंस क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल्सो इन ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट। तो यानी कहने का मतलब है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए जब मल्टीप्लाई करता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलते हैं। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अपने अपने टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं और अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेते हैं। तो इस तरह से एक डीएनए के कितने डीएनए बन जाएंगे, 2 डीएनए बन जाएंगे। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। नाउ वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था डीएनए का, उन्होंने कैसे डीएनए को एक्सप्लेन किया था, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। Watson and Crick worked out the first correct double helix model of DNA, which explained most of its properties. ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को जिनको इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसको बोलते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डीएनए। ठीक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो पहला जो इसका पॉइंट था, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो डीएनए सीधी सी बात है कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है। ठीक है, दोनों the backbone of the constituted by sugar phosphate while the nitrogenous project inward. Yesterday I told you that मैंने कहा था कि डीएनए इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड डीएनए जो है, डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये डबल हेलिकल किसका बन रहा है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिकल फॉर्म में, यानी जैसे रस्सी गुथी रहती है उस तरह से गुथे हुए रहते हैं। ठीक है, एंड जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसकी बैकबोन किसकी बनी होती है, yesterday I told you that the backbone is made up of sugar phosphate bonding while the nitrogenous bases lie towards the inside. ठीक है, toward inside। तो कहने का मतलब ये है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय सुगर फॉस्फेट बॉन्डिंग while the nitrogenous base project inwards। ठीक, नाउ दूसरा पॉइंट, द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब मैंने कहा ना, देयर आर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और डबल हेलिकल मतलब दोनों के दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन है एक दूसरे से वाइंड अप होती हैं, लेकिन इनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है। एक की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, 3 डैश 5 डैश इसको लिखा हुआ है, तो दूसरे की पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। नाउ इफ़ यू विल ऑब्जर्व द फिगर, दिस वन सेकंड वन फिगर यू आर ऑब्जर्विंग, पहली ऊपर की तरफ देखिए 3 प्राइम इसका एंड है, नीचे है 5 प्राइम। तो अगला वाला जो चेन है इसकी एंटी पैरेलल है, देखो, तो वो उसमें जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, that is when one chain has polarity 3 prime to 5 prime polarity, the other has 5 prime to 3 prime polarity. Is it clear? Now the 2 chains have that the bases in 2 strands are paired through hydrogen bonds. अब ये पॉइंट आपको नोट करना है। आप देख रहे हैं ना कि एक चेन का, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी वाली चेन देखेंगे, तो इसके जो नाइट्रोजीनियस बेस हैं कौन कौन से हैं, सी है, इस पर जी है, टी है एंड ए है। वहीं 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी वाली जो चेन है उसमें कौन कौन से नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं, जी है, सी है, ए है और टी है। आप देख रहे हैं इनके बीच में डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है। दीज डॉटेड लाइन आर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो वन थिंग यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, ठीक है, एडेनिन इज बॉन्डेड विद ऑलवेज थाइमिन। एडेनिन हमेशा किसके साथ पेयरिंग करेगा, थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा। वहीं ग्वानोसिन जो है किसके साथ पेयरिंग करेगा, वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। वाइल एडेनिन इज बाउंडेड विद द थाइमिन, तो ए और टी के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। ठीक है, वहीं जो ग्वानासिन और साइटोसिन है उसके बीच में जब बॉन्डिंग होगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यू कैन इजीली ऑब्जर्व हियर विद दिस फिगर। ठीक है, एडेनिन इज बॉन्डेड विद थाइमिन of the opposite strand with the help of the 2 hydrogen bonds, while the cytosine is bounded with the guanine of the opposite strand with the help of 3 hydrogen bonds। तो आपको थर्ड फीचर भी पता चल गया। ठीक है, the guanine is bounded with the cytosine in the opposite strand with the help of the 3 hydrogen bonds, so a purine bonds with the pyrimidine। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा एक प्यूरिन किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, pyrimidine के साथ। तो कौन सी प्यूरिन किसके साथ, कौन सी pyrimidine किसके साथ। ठीक है, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कॉइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन। अब देखो, ये कॉइलिंग होती है। अब लेडर आपने अगर खींचनी है, अगर आपने एक हेलिकल लेडर अगर बनानी है अपने मकान पे, तो 2 तरह से बना सकते हैं। एक लेफ्ट हैंडेड पैटर्न पे उसको राउंड ले जा करके, एक लेफ्ट हैंड पैटर्न पे उसको ऊपर ले जा करके। तो यहाँ पे राइट हैंडेड फैशन पे आपका सेम लेटर केस बनता है, या सेम आपकी डीएनए की क्या होती है, हेलिकल होती है।
तो डबल हेलि तो ये आपका राइट हैंडेड फैशन पे क्या होता है जो आपका हेलिकल सिंथेसाइज होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। नाउ पिच का मतलब क्या, ठीक है, 3.4 नैनोमीटर का मतलब हो गया 3.4 इंटू 10⁻⁹ तो नैनोमीटर मतलब पिच का मतलब क्या है, जहाँ पर एक कंप्लीट टर्न पूरा होता है, कंप्लीट होता है, एक एस जहाँ पे पूरा कंप्लीट बनता है, हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये इसकी पिच हो गई, ठीक है। वेयर वन एस इज कंप्लीटिंग देन वी कैन से दैट इट्स पिच। अब मैं आपको दिखाऊँ कैसे ये बन रहा है। ये ये यहाँ पे पूरा हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो वी कैन से दैट इट्स अ पिच। तो आपकी ये जो लेंथ हो गई ये इसकी पिच हो गई, एक टर्न यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है, दिस इज कॉल्ड पिच, ठीक। ओके, द पिच, तो एक पिच जो होती है यानी एक टर्न यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो पिच होती है हेलिक्स की, उसकी लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। एंड उस पिच में अगर नंबर ऑफ बेस पेयर काउंट करेंगे तो 10 होता है। देखो यहाँ पे कितने शो कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये छुपा हुआ है ऊपर छोटा सा 10, यानी एक पिच पे 10 बेस पेयर्स होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इज 0.3 नैनोमीटर, और दो कंजिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 0.3 नैनोमीटर। तो देखो सीधी सी बात है, 0.34 हो गई इंटू 10 हो गया, तो 3.4 नैनोमीटर पूरी पिच की आ गई। इज इट क्लियर? तो वन थिंग यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, तो एक जो कंप्लीट टर्न है दिस इज कॉल्ड पिच, एंड पिच की जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है, और टू कंजिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज अगर आपने फाइंड आउट करना है तो A+T, तो देखो जितना एडेनिन उतना थाइमिन, उसी तरह से जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन, तो आपको परसेंट पता करना है A+T का। तो A+T का परसेंटेज अगर आपको पता करना है तो A+T इक्वल्स टू क्या आएगा, तो 100% टोटल हो गया, उसमें से G और C का परसेंटेज माइनस कर देंगे तो A और T का निकल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है कि जो पिरीमिडीन्स है, पिरीमिडीन्स का जो परसेंटेज है वो आपका 60% है, तो प्यूरिन्स का कितना होगा, जाहिर सी बात है 40% होगा, 60 माइनस 40 तो क्या हो गया 40। तो यानी A+T को हम प्यूरिन मान लें और G+C को हम पिरीमिडीन मान लें, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ करेक्ट डाटा विच आई एम गोइंग टू गिव यू, ठीक है। तो आप सीधे सीधे इसको निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आई विल गिव यू द क्वेश्चंस टू, ठीक है। जनरली A और T का परसेंट, क्योंकि देखिए व्हाट आर पिरीमिडीन, सी साइटोसिन एंड थाइमिन आर पिरीमिडीन, बट मैंने यहाँ पे कहा था A और T को मानने कहा था, मैंने कहा आई एम नॉट सेइंग करेक्ट, ठीक है ना। तो यानी कि तो G और C का जो जितना परसेंटेज होगा आपको पता कर सकते हैं उसकी मदद से। नाउ लेटर ऑन आई विल गिव यू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, देन विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल बी एबल टू नो हाउ इट कम्स, ठीक है। लास्ट जो इसका पॉइंट है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इज डबल हेलिक्स, यानी अब जैसे आपने लेटर केस देखी होगी, बच्चों को खेलने वाली सांप सीढ़ी जो होती है उसमें आपने लेटर केस देखा होगा। लेटर केस जो होता है उसमें एक स्टैक के ऊपर दूसरा स्टैक, यानी जो हॉरिजॉन्टल डंडे खड़े होते हैं वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक होता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लेटर है उसे मजबूती प्रोवाइड करने के लिए। सिमिलरली इसी तरह से द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, तो इसमें भी क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एक जो प्लेन है बेस पेयर्स का जो प्लेन है वो एक के ऊपर लाई करता है। दिस प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इन एडिशन टू एच बॉन्ड। तो इस वजह से जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा मजबूत रहता है। एंड द लेंथ ऑफ DNA इज वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द बेस पेयर्स, जितने ज़्यादा बेस पेयर होंगे उतनी ज़्यादा लेंथ होगी। फॉर एग्जाम्पल एस्केरिशिया कोलाई जो है एक बैक्टीरिया है, उसका जो DNA है उसके जो DNA की लेंथ है 1.36 मिलीमीटर है, वही जो ह्यूमन DNA है, ह्यूमन DNA की लेंथ जो है 2.2 मीटर है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। Tomorrow once again I will meet you and I will discuss central dogma as well as the how the DNA is located inside the nucleus or packaging of the DNA we will discuss in the next video. Till then, thank you and bye bye.